याबा और उसके दोस्त आखिरकार गेरियो आइलैंड पहुंच ही गए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां कजीरो पहले से ही घात लगाए बैठा है। जैसे ही वे द्वीप पर कदम रखते हैं, चारों तरफ से सन्नाटा और डर का माहौल बन जाता है। तभी अचानक वक्त में एक दरार पैदा होती है और याबा एक चमकदार रोशनी में समा जाता है। जब याबा होश में आता है, वो खुद को 400 साल पुराने जापान में पाता है। वो जानता है कि इसी वक्त और इसी जगह पर मियामोटो और कजीरो की वो ऐतिहासिक लड़ाई होनी है जो समय की धारा को तय करेगी। लेकिन वक्त की उलझनों में फंसा याबा अब अतीत में है और उसका वर्तमान खतरे में। इधर वर्तमान में मियामोटो अकेले कजीरो का सामना करने जा रहा है। सवाल ये है, क्या वो अकेले इस महाशक्तिशाली योद्धा को हरा पाएगा? और उधर याबा, क्या पुराने वक्त से वो टेक्निक सीखकर वापस लौट पाएगा या समय का यह चक्र उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा? अतीत में याबा मियामोटो को यह समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई में देरी जरूरी है, वरना इतिहास की धारा बदल जाएगी और फिर वे कभी भी वर्तमान में वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन मियामोटो लड़ाई को लेकर गंभीर हो चुका है। जैसे ही वह फैसला करता है कि वह लड़ाई अब और टाल नहीं सकता, याबा की तलवार अचानक गायब हो जाती है और फिर खुद याबा भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। बदलते समय की पकड़ से खुद को बचाने के लिए याबा कुकुम्बर के साथ मिलकर मियामोटो को समझाने लगता है कि उसे सो जाना चाहिए। मियामोटो शुरुआत में मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि भविष्य में उसे कई सुंदर कन्याओं से मिलने का मौका मिलेगा, वो याबा की बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर ओत्सु और मियामोटो शराब पीते हुए याबा की बातें सुनने लगते हैं। शराब का असर होता है और याबा की तलवार वापस आ जाती है, साथ ही उसका शरीर भी फिर से स्थिर हो जाता है। याबा को राहत मिलती है। मियामोटो धीरे धीरे नशे में सो जाता है और याबा को लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी ओत्सु बताती है कि मियामोटो शराब पीने के बाद पूरे एक दिन के लिए सो जाता है। याबा के चेहरे की खुशी एकदम से डर में बदल जाती है। अगली सुबह लड़ाई के मैदान में मियामोटो नहीं पहुंचता, जिससे कजीरो का गुस्सा फूट पड़ता है। कजीरो एक लेटर लिखता है और अपनी तलवार को एक्सटेंड करके सीधे मियामोटो के घर की तरफ फेंकता है। वहीं याबा अभी भी मियामोटो और ओत्सु को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई असर नहीं होता। तभी कजीरो की तलवार घर के अंदर आकर याबा के पास गिरती है। याबा जैसे ही लेटर पढ़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। अब उसे समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। वो मियामोटो को थप्पड़ मार मार कर जगाने की कोशिश करता है, पर मिया गहरी नींद में होता है। तभी कुकुम्बर उसे बताता है कि मियामोटो ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने अपनी लड़ाई की पूरी रणनीति दर्ज की थी। याबा को एक आइडिया आता है, क्यों न वही बनकर कजीरो से लड़ा जाए। याबा मियामोटो के रूप में मैदान में उतरता है। कजीरो को थोड़ा शक होता है, पर वो लड़ाई के लिए इतना बेताब होता है कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं देता। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, याबा वही सब कुछ करता है जो किताब में लिखा गया था। कजीरो पहला हमला करता है, जिसे याबा बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। फिर कजीरो याबा को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। कजीरो एक घातक हमला करने ही वाला होता है कि अचानक मियामोटो मैदान में आ जाता है। उसने याबा की अंदर से उठती हुई लड़ाई की भावना को महसूस किया था। दो मियामोटो को एक साथ देखकर कजीरो हक्का बक्का रह जाता है और यही से असली युद्ध शुरू होता है। युद्ध अपने चरम पर था। मियामोटो कजीरो की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। मुझ पर फोकस करो, मियामोटो गरजा। कजीरो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी तलवार को फिर से एक्सटेंड किया और सीधा मियामोटो पर झपट पड़ा। लेकिन मियामोटो वक्त रहते उसके ब्लेड पर कूद के खुद को बचाते हुए। जमीन कांपने लगी थी, जैसे धरती खुद उनके युद्ध का भार महसूस कर रही हो। कजीरो फिर से हमला करता है, पर इस बार मियामोटो और तेज निकलता है। वह उसके पास तब पहुंच जाता है जब कजीरो की तकनीक अभी पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुई होती। याबा एक किनारे से यह सब देख रहा था और पहली बार उसे यह एहसास होता है यही तरीका है कजीरो को हराने का। मियामोटो एक जबरदस्त वार करता है, कजीरो के सिर से खून बहने लगता है और तभी समय की रेखा एक बार फिर फटती है। एक नीले चमकते पोर्टल के अंदर याबा छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ मियामोटो अब काफी थक चुका था। कजीरो अब जानलेवा हमला करता है। सब कुछ थम सा गया लगता है और तभी पोर्टल फिर से खुलता है। याबा निकल कर आता है और कजीरो का वार अपने हाथों से रोक देता है। सब दंग रह जाते हैं। मियामोटो मुस्कुराता है। ओत्सु की आंखों में उम्मीद लौट आती है। याबा अब डरता नहीं है, अब मैं तैयार हूँ, याबा कजीरो से कहता है। कजीरो उसे देखकर गंभीर हो जाता है और पहली बार उसे एक असली प्रतिद्वंदी समझता है। फिर शुरू होती है असली भिड़न। याबा बनाम कजीरो। ब्लेड्स टकराते हैं, जमीन फटती है। कजीरो जैसे ही अपनी नई टेक्निक को एक्टिवेट करता है, याबा बिना झिझके उसकी ओर बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे मियामोटो ने किया था। वह उसका वार रोक देता है, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कजीरो अब भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन याबा अब पीछे नहीं हटता। मियामोटो को समझ आ जाता है याबा अब थंडर गॉड की शक्ति संभालने के लायक हो गया है। वह याबा की तलवार का ऑर्ग, उसका असली कोर उसे लौटा देता है। याबा उसे पकड़ तो लेता है, पर अब भी वह उस शक्ति को इस्तेमाल करने से डर रहा होता है। तुम्हारी विल ही तुम्हारा कंट्रोल है, मियामोटो कहता है। याबा आखिरकार साहस करता है और थंडर तकनीक को सक्रिय कर देता है। एक तेज रोशनी के साथ वह एक और आयाम डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ थंडर गॉड उसका इंतजार कर रहा होता है। थंडर गॉड उसे पकड़ लेता है। याबा फिर से डीमन फॉर्म में बदलने लगता है। उसकी आंखें बदलने लगती है। मियामोटो की आवाज उसके झन में गूंजती है, अपनी इच्छा से तलवार को नियंत्रित करो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। याबा पूरे जोर से चिल्लाता है। उसकी चेतना जाग जाती है और वह
थंडर गॉड के चंगुल से आजाद हो जाता है। अब उसकी तलवार बिजली से चमक रही होती है। याबा कजीरो पर हमला करता है। उसकी तलवार से एक तेज थंडर स्ट्राइक निकलती है और कजीरो का पुतला फट जाता है। कजीरो चिल्लाता है, चीटर, तू दूर से अटैक कर रहा है। कजीरो अपनी तलवार को एक्सचेंज कर एक और हमला करता है, लेकिन उल्टा उसे ही झटका लगता है। याबा फिर से थंडर से हमला करता है। कजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगती है। कजीरो हवा में उछलता है और जमीन पर जा गिरता है, लेकिन तभी थंडर की ताकत याबा के कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। उसकी आंखें फिर से बदलने लगती है। मियामोटो फिर चिल्लाता है, ऑर्ग निकाल दो अभी। याबा आखिरी जोर लगाकर अपनी तलवार का ऑर्ग निकाल देता है। बिजली बंद हो जाती है। याबा फिर से सामान्य हो जाता है और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। मियामोटो उसके पास आता है, उसे देखता है और कहता है, तूने थोड़ी देर के लिए ही सही पर खुद को साबित कर दिया, अब तू तैयार हो रहा है। कट्टू दूसरी ओर कजीरो का शरीर रेलवे स्टेशन की इमारत पर आकर गिरता है। वह घायल है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बदला है। मैं हार नहीं मानूंगा, वह बुदबुदाता है। मैं याबा को हरा कर रहूंगा। इसी दौरान ताकेशी एक रहस्यमयी वैज्ञानिक डॉक्टर कनाबू को बुला चुका होता है। समय आ गया है, ताकेशी कहता है, अब असली प्रयोग शुरू होगा। और तभी पीछे से एक और छाया प्रकट होती है, स्पाइडर। उसके साथ कजीरो खड़ा होता है। ताकेशी कजीरो से कहता है, मेरा राइट हैंड बन जाओ। कजीरो बिना एक पल गंवाए जवाब देता है, नहीं। याबा छत पर बैठा था, भूखा, थका और उलझा हुआ। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी साइका उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन याबा उसे मना कर देता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक जिद थी, ट्रेनिंग पूरी करने, खुद को साबित करने की। साइका समझ जाती है कि वो इस वक्त मजाक या आराम के मूड में नहीं है। थोड़ी देर बाद कुकुम्बर, रैबिट और टाइगर वहां आ जाते हैं और याबा की हालत देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। उनकी हंसी याबा के सब्र को तोड़ देती है। वह गुस्से में आकर उन सभी को वहां से भगा देता है। उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हल्की हल्की बिजली की चमक आसमान में दिख रही होती है। याबा एक टक आसमान की ओर देखता है और तभी बिजली कौंधती है। एक तेज चमक उसकी आंखों में उतर जाती है और उसी पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो तेजी से उठकर भागता है और मियामोटो के पास पहुंचता है। उसने 3 नई टेक्निक्स तैयार की होती है। पहली में वो मियामोटो और कजीरो की तरफ एक साथ ढेर सारी नाइफ्स फेंकता है, जिसे देखकर मियामोटो नाराज हो जाता है और उसे पीछे खींच लेता है। दूसरी टेक्निक में वह गोल गोल घूमता हुआ शक्तिमान की तरह उड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में दीवार से टकराकर गिर जाता है। उसे खुद ही चोट लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं। पर तीसरी टेक्निक वो कुछ अलग होती है। याबा बिजली की रफ्तार से अपनी तलवार घुमाता है और एक तूफानी मूवमेंट के साथ सीधा कजीरो के पास पहुंचता है। उसका मूव इतना तेज होता है कि कजीरो को उसे रोकने में मुश्किल होती है। इसी तरह वह उसे रोक लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ होती है। मियामोटो भी मुस्कुराता है। अब उसे यकीन हो चुका था, याबा जल्दी ही थंडर गॉड की पावर को कंट्रोल करना सीख जाए। इस टेक्निक के बाद कजीरो की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो जानता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो याबा उससे बहुत आगे निकल जाएगा। वो मन ही मन एक प्लान बनाता है, तलवार को याबा से छीनने का। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी। दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। ट्रेनिंग, ताकत, टेक्निक और विश्वास, हर चीज दांव पर थी। याबा आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके आगे अब भी कई लड़ाइयां बाकी थी, कुछ दूसरों से और कुछ खुद से। यह एपिसोड याबा की ट्रेनिंग, धोखे की कोशिशों और एक बड़े हमले की तैयारी को दर्शाता है, जिसमें हर किरदार का इरादा और उद्देश्य टकराने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है मियामोटो और याबा से, जहां मियामोटो उसे एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के लिए बम्बूस के जंगल में ले जाता है। वहां याबा को बांस के पेड़ों के 50 टुकड़े करने की चुनौती दी जाती है, ताकि वह अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर सके। याबा पूरी मेहनत से कोशिश करता है, पर अभी उसे काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरी ओर कजीरो ये देखकर चालाकी से सोचता है कि वह याबा के थक जाने के बाद उसकी तलवार चुरा ले। उधर स्पाइडर इंटरनेट की मदद से ताकेशी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगा होता है, ताकि दुनिया का ध्यान उसके हीरो बनने पर केंद्रित रहे। वहीं याबा की ट्रेनिंग तेजी से आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी टेक्निक मजबूत होती जाती है। कजीरो कई बार तलवार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि याबा पहले से सतर्क रहता है। इन नाकाम कोशिशों के बीच एक न्यूज आती है, ओनिमारू ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह खबर याबा को और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे और भी तेज बनना है। कजीरो भी याबा के साथ मदद का नाटक करता है, लेकिन उसके मन में अभी भी तलवार को चुराने का इरादा छिपा हुआ होता है। फिर याबा और कजीरो की एक ट्रेनिंग फाइट होती है, जिसमें कजीरो अपनी टेक्निक से हमला करता है और याबा उसे रोकता है। और उसी पल उसे एक नया आइडिया आता है। वह एक नई टेक्निक अपनाता है और एक ही बार में 4 बंबू ट्रीज को काट देता है, साथ ही कजीरो को भी पीछे धकेल देता है। मियामोटो बहुत खुश होकर याबा की तारीफ करता है और याबा भी कजीरो को थैंक यू कहता है। कजीरो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उसे याद आता है कि वह तो उसे रोकने आया था और अब उल्टा उसकी मदद कर बैठा। अब पूरा ग्रुप ताकेशी पर हमला करने की प्लानिंग करता है। कुकुम्बर और रैबिट उन्हें ताकेशी के किले की सुरक्षा के बारे में बताते हैं, खासकर वहां मौजूद डेंजरस डीमनों के बारे में। मियामोटो एक मजाकिया और अजीब आइडिया देता है, सुंदर कन्याओं को साथ ले जाकर डीमनों को डिस्ट्रैक्ट करने का, जो कजीरो को छोड़कर किसी को पसंद नहीं आता। इसके बाद याबा और मियामोटो एक नया प्लान बनाते हैं, ऊपर से ताकेशी के किले पर हमला करने का, क्योंकि ताकेशी अपने किले के टॉप पर रहता है। सभी इस प्लान से सहमत हो जाते हैं। रात को सब पूरी तरह से तैयार होते हैं और ताकेशी के किले की ओर रवाना होते हैं, जबकि ताकेशी और उसके डेमन पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही हमला शुरू होता है,
कजीरो अपनी तलवार से टाइगर, खुद को और रैबिट को ऊपर छत पर ले जाता है। याबा मियामोटो और सकायाबा के वचर के ऊपर बैठकर किले की छत पर पहुंचते हैं। इस बीच सायका याबा को उसका ऑर्ग देने की बात करती है, लेकिन याबा मना कर देता है और कहता है कि सका ही उसे संभाले। तभी अचानक वह ऑर्ग चमकने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब एक बड़ा युद्ध आने वाला है। याबा की टेक्निक, कजीरो की नीयत, ताकेशी की ताकत और डेमनो की संख्या, सब कुछ दांव पर है। मिया मोटू की कठिन ट्रेनिंग और कजीरो के साथ मुकाबलों से याबा ने एक नई तकनीक सीख ली थी। उसी टेक्निक के सहारे अब वह और उसके साथी ताकेशी के महल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन क्या ताकेशी को हराना वाकई इतना आसान होगा? क्या याबा की नई तकनीक ही काफी होगी या उसे फिर से थंडर गॉड की खतरनाक ताकत का सहारा लेना पड़ेगा? ये सवाल हर किसी के मन में थे। जैसे ही याबा और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आने वाले डीमर्स को याबा एक एक करके गिरा रहा होता है। लेकिन ताकेशी तक पहुंचने से ठीक पहले एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जमीन टूटती है और सभी नीचे गिर जाते हैं। वे 3 अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। याबा जब होश में आता है तो खुद को एक अजीब सी जगह में अकेला पाता है। साइका बेहोश है क्योंकि वह पानी में गिरी थी। तभी कुकुम्बर उसे बताता है कि साइका को सीपिया देना होगा, यानी उसके मुंह में हवा फूकनी होगी। याबा शर्माने लगता है, लेकिन हिम्मत करके साइका के पास जाता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, साइका अचानक अपने मुंह से पानी निकालकर याबा के चेहरे पर फेंक देती है और होश में आते ही याबा को पीटना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि याबा उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। इतने में उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर कैरो, टाइगर और वचर एक ऊंचे मॉन्स्टर पर खड़े होते हैं, जो अचानक उनके सामने आकार ले लेता है। वह खुद को ताकेशी के 4 डेविल किंग्स में से एक बताता है और कहता है कि वह उन्हें खाने आया है। वह उन तीनों पर हमला करता है, लेकिन वे बच जाते हैं। इसी दौरान मिया मोटू और कजीरो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं। तभी उनके सामने एक बंदर जैसा डेविल किंग आता है। मिया उस पर हमला करता है, लेकिन वो बंदर बेहद मजबूत होता है। कजीरो भी तलवार से हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है और सुपरमैन जैसा रूप धारण करके खुद को सुपर गोरिल्ला कहता है। वह दोनों से उनके नाम पूछता है और दोनों स्टाइल में अपने नाम बताते हैं, लेकिन फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं। सुपर गोरिल्ला को हंसी आ जाती है और वह उन्हें सीरियसली लेना छोड़ देता है। इससे मिया और कजीरो नाराज हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह उनकी तलवारें पकड़कर उन्हें दूर फेंक देता है और पिलर उखाड़कर उन पर फेंकने लगता है। दोनों बच जाते हैं, लेकिन कजीरो को एक चाल सूझती है। वह सोचता है कि अगर वह गोरिल्ला से हाथ मिला ले तो मिया को हराकर याबा की तलवार हासिल कर सकता है। वहीं याबा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक कैमिलियन जैसे डेविल किंग की एंट्री होती है, जो साइका के गले से थंडर गॉड की ऑग चुराने की कोशिश करता है। सका समय रहते उसे रोक लेती है। याबा इस पर सवाल करता है, लेकिन कैमिलियन उससे ऑग और तलवार सौंपने की मांग करता है। याबा साफ मना कर देता है और अपनी नई टेक्निक से हमला करता है, लेकिन कैमिलियन गायब हो जाता है और फिर से ऑग चुराने की कोशिश करता है। याबा दोबारा हमला करता है, लेकिन कैमिलियन इस बार साइका को ढाल बना लेता है। याबा एक पेड़ को काटकर साइका को बचा लेता है, लेकिन कैमिलियन फिर से गायब हो जाता है। इस बार याबा अपनी सेंस करने वाली टेक्निक का उपयोग करता है और उसकी उपस्थिति का पता लगाता है, लेकिन यह भी एक भ्रम निकलता है। तभी कैमिलियन अचानक हमला करता है, लेकिन याबा उससे बच जाता है। कुकुम्बर को एक योजना सूझती है। याबा और उसके साथी छिप जाते हैं, जिससे कैमिलियन उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक तितली दिखाई देती है, जिसे वह खाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी जीभ से तितली पकड़ता है, याबा उसकी जीभ पकड़कर उसे खींच लेता है। सका एक बोरी में कैमिलियन को कैद कर देती है, जिसके अंदर याबा उसे धोने लगता है। लेकिन जब साइका बोरी खोलती है तो अंदर 2 याबा दिखाई देते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसी एक्टिंग करते हुए याबा और कैमिलियन के बीच आखिरी लड़ाई का एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब दोनों ही एक जैसे लगने लगते हैं। चाल ढाल, तलवारबाजी, सब कुछ हुबहू। साइका कंफ्यूज हो जाती है कि असली याबा कौन है। तब वो एक चाल चलती है, दोनों से एक मैथ का सवाल पूछती है। कैमिलियन बिना झिझक सही जवाब देता है, लेकिन याबा फेल। उसी वक्त साइका पहचान लेती है कि असली याबा कौन है। कैमिलियन असली रूप में आते ही थंडर गॉड का ओंग छीनकर भागने लगता है। तभी कुकुम्बर याबा से कहता है, मुझे फेंक। कुकुम्बर कैमिलियन की लंबी जीभ को एक पेड़ से बांध देता है। याबा तेजी से करीब जाता है और अपनी लाइटनिंग टेक्निक से उसे हराकर ओंग वापस ले आता है। जैसे ही खतरा टलता है, साइका को बाकी साथियों की चिंता सताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मियामोटो अकेले ही सुपर गोरिल्ला से भिड़ रहा होता है। वो एक पिलर काटकर उस पर फेंकता है, लेकिन गोरिल्ला उसे
तोड़ देता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कजीरो इस सब में मस्ती करता दिखता है। वह गोरिल्ला की साइड लेता है और मियामोटो से कहता है कि वो थंडर गॉड की तलवार हासिल करना चाहता था ताकि जापान का सबसे महान तलवारबाज बन सके। मियामोटो उसे डांटता है, चीप ट्रिक से कोई वॉरियर नहीं बनता, लेकिन कजीरो पलटकर जवाब देता है, तू भी तो ऐसे ही फेमस हुआ था। बात बढ़ती है और दोनों लड़ने लगते हैं। यह देखकर गोरिल्ला को मजा आता है और वो भी कजीरो का साथ देने लगता है, लेकिन अचानक एक गलती हो जाती है। कजीरो गलती से गोरिल्ला को ही तलवार मार देता है। गोरिल्ला गिरता है। कजीरो तुरंत चाल बदलता है। मियामोटो से कहता है, देखा ये मेरा प्लान था। दोनों फिर मिलकर गोरिल्ला को हराते हैं। मियामोटो को लगता है कि बात खत्म हो गई, लेकिन गोरिल्ला एक और भयानक रूप में बदल जाता है। मेघा गोरिल्ला। उनकी आंखें डर से फैल जाती है। उधर कैरो, टाइगर और विचर एक मछली जैसे राक्षस से जूझ रहे होते हैं। मछली टाइगर को निगल जाती है, लेकिन टाइगर अंदर से उसे चबाना शुरू कर देता है, जिससे वो उसे उल्टी कर देती है। गलती से टाइगर उसकी लालटेन छीन लेता है। मछली भड़क जाती है और हमला करने लगती है। तभी दीवार तोड़ते हुए गोरिल्ला वहां पहुंचता है। अब याबा भी वहां होता है। वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक से उस मछली को खत्म कर देता है। फिर उसे समझ आता है कि गोरिल्ला बस अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि याबा ने जंगल में ट्रेनिंग ली थी। उसे जानवरों की भाषा समझ आती। वह गोरिल्ला से मदद मांगता है और उसे रास्ता दिखाने का वादा करता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ताकेशी अपने चौथे डेविल किंग स्पाइडर को भेजता है। स्पाइडर पावर रेंजर स्टाइल में अपने मेगाजॉर्ड में घुस जाता है। याबा खुश होता है, बस एक बचा है, लेकिन उसी वक्त वो एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। जमीन धंसने लगती है। सभी भागते हैं, लेकिन साइका पीछे रह जाती है। याबा उसे उठाकर भागता है, लेकिन ऑग पीछे छूट जाती है। याबा दरवाजा बंद होते ही मजाक करता है, ऐसे दिखाता है जैसे उसका हाथ कट गया हो। साइका डर से रो देती है और फिर गुस्से में आकर याबा की धुनाई कर देती है। स्पाइडर अपने मेगाजॉर्ड में घुसकर हमला करता है। याबा जैसे ही उस पर हमला करता है, वो डरकर फिर अंदर छुप जाता है और गोल गोल घूमते हुए अटैक करने लगता है। सभी छत पर पहुंचते हैं, जहां वो अपनी पीठ से निकली कीलों से हमला करता है। कजीरो याबा को बचा लेता है। मेगाजॉर्ड कील के झटकों से उल्टा हो जाता है। तभी याबा उसे काटने को तैयार होता है, लेकिन स्पाइडर एक विशाल स्पाइडर में बदल जाता है। वह 8 पैरों से याबा को कुचलने की कोशिश करता है। याबा दीवारों और छतों से छलांगे लगाते हुए उसके पैरों को उलझा देता है और एक किक मारकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अब ताकेशी खुद सामने आता है। धुएं और राख से घिरे युद्ध क्षेत्र में याबा और उसके साथियों ने ताकेशी के सारे ट्रैप्स पार कर लिए। उन्होंने ताकेशी के चारों डेविल किंग्स को भी हरा दिया था। अब अंततः ताकेशी खुद याबा के सामने खड़ा था। एक लंबा सन्नाटा फैल गया। क्या ताकेशी अब एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ेगा या फिर धोखे से याबा को एक बार फिर जाल में फंसाने की कोशिश करेगा? ताकेशी को सामने देखकर याबा चौंक जाता है। उसके साथ मौजूद हर योद्धा और दर्शक भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चारों ओर अचानक से डेमंस ने उन्हें घेर लिया होता है। तभी ताकेशी याबा को प्रस्ताव देता है, इस दुनिया को बदलने के लिए मेरा साथ दो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। युद्ध की खबर फैल चुकी थी। न्यूज चैनल्स और सैकड़ों लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। भीड़ याबा और उसके साथियों के समर्थन में चिल्ला रही थी। हर कोई ताकेशी को हारता देखना चाहता था। मियामोटो याबा को चेतावनी देता है, उसकी बातों में मत आना, और बिना चेतावनी दिए ताकेशी पर हमला कर देता है। ताकेशी उसे सिर्फ एक वार में दूर फेंक देता है। फिर वह याबा से कहता है, अगर तुम मेरी साइड आओ तो ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो सकती है। याबा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। आसपास सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वो ताकेशी को जवाब देता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। भीड़ सन्न रह जाती है, पर इससे पहले कि ताकेशी कुछ कहे, याबा अचानक उस पर हमला कर देता है और दहाड़ता है, मैं कभी बुराई का साथ नहीं दूंगा। इस घोषणा के साथ ही युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। याबा के साथी डेमंस को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। याबा खुद अकेले ही डेमंस से लड़ता हुआ ताकेशी के पास पहुंचता है। ताकेशी अपनी विंड पावर से उस पर हमला करता है, लेकिन याबा चौंकाने वाली फुर्ती से उसे चकमा देता है और पलटकर हमला करता है। एक तीखा वार और ताकेशी उसका एक हाथ काट देता है। भीड़ चीख उठती है। मुंह से चप्पल निकालता है और ताकेशी के चेहरे पर मार देता है। फिर जीभ निकालकर उसे चिढ़ाता है। असल में उसका हाथ अभी भी सलामत था, उसने चाल चली थी। ताकेशी गुस्से से कांप उठता है। उधर डेमंस सक्का से थंडर गॉड का ओग छीनने की कोशिश करते हैं। मियामोटो उसे बचाने आता है और अपने साथियों को सक्का की रक्षा करने का आदेश देता है। याबा ताकेशी पर तलवार घुमाते हुए हमला करता है, लेकिन वॉर असर नहीं करता। इस बार याबा अपनी नई तकनीक लाइटनिंग स्लैश काला का इस्तेमाल करता है। बिजली सी तेजी से वह ताकेशी की ओर बढ़ता है, पर ताकेशी फिर से विंड पावर से उसे पीछे धकेल देता है। मिया सक्का से कहता है, थंडर गॉड का ओंग याबा को दो। उसी वक्त कजीरो फिर से धोखा देता है। वह याबा के साथियों को पकड़ लेता है और ताकेशी से कहता है कि वह अब उसका साथी बनना चाहता है और तोहफे में थंडर गॉड का ओइंग भी देने को तैयार हो जाता है। तभी वहां स्पाइडर लौटता है। वह ताकेशी को चेतावनी देता है, कजीरो पर भरोसा मत करना, वो कभी भी अपनी साइड बदल सकता है। याबा ये सब देख रहा होता है और तभी ताकेशी उस पर अचानक हमला करता है और उसे बिल्डिंग की एज तक धकेल देता है। ताकेशी याबा को डरपोक कहता है, ये कहते हुए कि उसके पास थंडर गॉड की शक्ति है, फिर भी वो उसे इस्तेमाल करने से डर रहा है। ताकेशी अब फैसला करता है कि वह
अपनी विंड गॉड की पूरी शक्ति से याबा को खत्म कर देगा। याबा उसे गुस्से में रोकता है, अपनी बकवास बंद कर, मैं जापान का सबसे महान समुराई बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। यह बात वहाँ मौजूद हर किसी ने लाइव सुनी और मियामोटो कजीरो को फिर से भड़काने लगता है। युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। धूल और चीखों से गूंजती युद्ध भूमि में अचानक डेमंस का झुंड कजीरो पर टूट पड़ता है। वह एक पल को चौंकता है, लेकिन अगले ही पल जैसे हमेशा की तरह वह अपनी नीयत बदल देता है। हताशा में वह थंडर गॉड का ओम साइका को सौंप देता है, इसे याबा तक पहुंचाओ अभी। साइका अपने हाथ में चमकता हुआ थंडर ऑब लेकर युद्ध की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। याबा के साथी उसे कवच बनकर रास्ता देते हैं, जबकि ताकेशी हवा में उड़ते हुए अपनी विनाशकारी विंड पावर से याबा पर सीधा हमला करता है। हवा में बिजली और तूफान टकराते हैं। साइका समय रहते याबा तक पहुंच जाती है और थंडर ऑब को उसकी ओर फेंक देती है। जैसे ही याबा उस ऑब को पकड़ता है, एक प्रचंड बिजली उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसकी आंखें जलने लगती है, उसके शरीर से चमकते हुए चिन्ह उभरते हैं। थंडर गॉड वापस आ चुका था। याबा अब पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार था। ताकेशी और याबा हवा में टकरा जाते हैं। पावर बनाम पावर। याबा का हमला ताकेशी की पवन शक्ति को काटता हुआ एक लोहे के खंभे से टकराता है, जिससे एक भयानक धमाका होता है। ताकेशी को पहली बार महसूस होता है याबा का निशाना अब भी सटीक नहीं है। शायद थंडर पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। याबा बार बार हमला करता है, बेतरतीब, अनियंत्रित। उसे उम्मीद है कि कोई एक वार ताकेशी को चीर देगा। ताकेशी भी जवाब में हवा में बेतहाशा वार करता है, लेकिन याबा हर बार फुर्ती से बच निकलता है। ऊपर आसमान में बिजली की रेखाएं खींचती हैं, जमीन कांपने लगती। भीड़ नीचे से चिल्ला रही है, याबा, ताकेशी। उनका टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। अचानक स्पाइडर प्रकट होता है और याबा के साथियों पर झपट पड़ता है, पर तभी पीछे से कजीरो आता है और उसकी टांगे काट देता है। स्पाइडर नीचे गिरने लगता है, लेकिन डेमंस उसे थाम लेते हैं। अगले ही पल याबा के साथी उसे एक घातक किक मारते हैं और वह सीधा जमीन पर आ गिरता है। अब लड़ाई अपने चरम पर थी। याबा और ताकेशी दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक चुके, लेकिन उनके वार एक दूसरे को छू तक नहीं पा रहे थे। हवा, बिजली, ध्वनि सब एक साथ गूंज रही थी। याबा अब अपनी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से सीखी गई तकनीक निकालता है। बिजली की रेखाएं उसकी तलवार के चारों ओर लहराती। वह ताकेशी की ओर बिजली से लिपटी तलवार से वार करता है और ताकेशी अपनी विंड गॉड की टेक्निक से जवाब देता है। पलों में ही उनका युद्ध इतना तीव्र हो जाता है कि आसपास की इमारतें, पेड़, चट्टानें सब हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों अब एक दूसरे से थक चुके, पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक आखिरी हमले के लिए दोनों अपनी पूरी शक्ति एकत्र करते हैं। आकाश में एक जोरदार चीख के साथ बिजली और हवा टकराती है, जमीन फटने लगती है। आसमान में छटकते बादल और जमीन पर गिरते मलबे के बीच ताकेशी की तलवार चटक कर टूट जाती है। याबा का थंडर ऑब भी उसकी मुट्ठी से बाहर छिटक जाता है। तभी छाया की तरह स्पाइडर दौड़कर आता है। वह थंडर ऑब पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैरने लगती। वह टूटी हुई तलवार भी उठा लेता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। याबा फिर से लड़ने को तैयार होता है, लेकिन तभी जमीन कांपने लगती। पृथ्वी को चीरते हुए ताकेशी का स्काई कैसल ऊपर उठता है, हवा में तैरता, रहस्यमयी, शक्तिशाली। ताकेशी कैसल के ऊपरी हिस्से पर खड़ा हो जाता है और याबा की ओर देखकर कहता है, अभी नहीं, अगली बार। कैसल हवा में ऊपर उठता है और आकाश में विलीन होने लगता है। याबा अपने विचर पर चढ़कर पीछा करता है, लेकिन ताकेशी बहुत दूर निकल चुका होता है। नीचे खड़े लोग चुप हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद वे चिल्लाते हैं, याबा, याबा, उसने ताकेशी को भगा दिया। याबा गंभीरता से आसमान की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, अगली बार मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर स्काई कैसल में ताकेशी अब थंडर गॉड का ऑब और टूटी हुई तलवार को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर संतोष होता है। ये एक अस्थायी हार थी, लेकिन उसके पास अब वो ताकत थी जिसकी उसे जरूरत थी। ताकेशी के बनाए डेमंस उसके स्काई कैसल को खड़ा करने में लगे होते हैं और उसने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया होता है। ये खबरें हर ओर फैल जाती हैं। याबा ये सब देखता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने वचर को ताकेशी के महल की तरफ चलने को कहता है, लेकिन तभी मियामोटो उसे रोक देता है। वह समझाता है कि बिना ओब के इस वक्त ताकेशी का सामना करना बेवकूफी होगी। याबा को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और खुद को अगली लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। याबा इस बात को मान लेता है और ट्रेनिंग के लिए कजीरो को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कजीरो एक डोजो में लड़कियों के बीच फंसा हुआ होता है, जहाँ सभी लड़कियां उस पर फिदा होती है। तभी मियामोटो वहाँ पहुँचता है और सबको ट्रेनिंग पर लगने को कहता है। उसी वक्त कजीरो का एक साथी उसे बताता है एक रहस्यमयी लड़की हर डोजो को जाकर चुनौती दे रही है। उसी समय हम उस लड़की को देखते हैं जो पिछले 3 सालों से याबा को ढूंढ रही थी और अब टोक्यो तक पहुंच गई है। इधर मियामोटो याबा से साफ सफाई करवाने लगता है ताकि उसका स्टैमिना बढ़ सके। याबा पूरी लगन से सफाई करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या इससे वो ताकेशी को हरा पाएगा। मियामोटो उसे ताकेशी की याद दिलाता है, जिससे याबा और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। मियामोटो उसे लोहे के स्लीपर्स देता है जो पहनकर चलना बेहद मुश्किल होता है। तभी साइका उसे सामान लाने को कहती है, क्योंकि गैरो अपनी दादी के साथ बाहर गया होता है। याबा स्लीपर्स पहनकर जैसे ही बाहर निकलता है वह गिर जाता है। उसी वक्त वो रहस्यमयी लड़की
उसे देख लेती है। वह सोचती है कि साइका उसके याबा को तंग कर रही है, इसलिए वो सीधे सका के डोजो को चैलेंज कर देती है। यह खबर मियामोटो और साइका तक पहुंचती है। वो सभी डोजो में जाते हैं जहां वह लड़की पहले ही सबको हरा चुकी होती है। जैसे ही कजीरो और मियामोटो की नजर उस पर पड़ती है, दोनों उस पर फिदा हो जाते हैं। लड़की कहती है कि उसकी दो शर्तें हैं। पहली, अगर वह सभी को हरा दे तो सबको डोजो छोड़ना होगा, और दूसरी, याबा के साथ सभी रिश्तों को तोड़ देना होगा। साइका पूछती है कि दूसरी शर्त क्यों? तो वह लड़की जवाब देती है कि वह याबा से शादी करना चाहती है और याबा ने भी उसे यही वादा किया था। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। साइका इसका विरोध करती है, लेकिन मियामोटो उसे घूरता है। साइका सफाई देती है कि वो ये सब अपने डोजो के लिए कर रही है। इस पर वो लड़की, जिसका नाम यामाटो होता है, साइका को चैलेंज कर देती है, लेकिन साइका कजीरो को लड़ाई के लिए कहती है। कजीरो पहले मना कर देता है क्योंकि वह यामाटो की खूबसूरती से प्रभावित होता है। तब साइका उसे याद दिलाती है कि अगर वह नहीं लड़ेगा तो याबा यामाटो को मिल जाएगा। ये सुनकर कजीरो तैयार हो जाता है। कजीरो और यामाटो के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। यामाटो हैरतअंगेज मूव्स दिखाती है, लेकिन कजीरो उसका सामना करता है। वह यामाटो से शादी के लिए भी कह देता है, पर लड़ाई जारी रहती है। जैसे ही कजीरो जीतने वाला होता है, वह अपनी तलवार को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि वह लकड़ी की है। यामाटो इसका फायदा उठाकर उसे सिर पर वार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद मिया खुद यामाटो को चैलेंज करता है ताकि वो याबा से दूर रहे, लेकिन लड़ाई से पहले ही उसकी कमर अकड़ जाती है और यामाटो उसे मारकर दूर फेंक देती है। उसे लगता है कि अब कोई उसे नहीं रोकेगा और वह याबा के साथ रह सकती है, लेकिन तभी सका वहां आकर उसे चुनौती देती है। मियामोटो साइका को रोकने की कोशिश करता है। साइका को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद उसने यामाटो से लड़ने का फैसला कर लिया था। दोनों आमने सामने आ गई और लड़ाई शुरू हो गई। यामाटो ने बड़ी आसानी से साइका की तलवार तोड़ दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं याबा की वाइफ बनने के लिए पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। साइका को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की याबा को अपना पति मान चुकी है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई गलती हो गई है, पर यामाटो उसे शांत कर देती है और 6 साल पुरानी एक कहानी सुनाने लगती है। हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। घना जंगल, बारिश के मौसम में यामाटो अपने पिता के साथ जंगल में आई होती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। तभी उस पर एक टाइगर हमला करता है, लेकिन तभी याबा वहां प्रैक्टिस कर रहा होता है और अचानक सामने आकर उस टाइगर को हरा देता है। यामाटो उसे देखती है, उसकी जान बचाने वाला हीरो। वहीं से याबा उसके दिल में बस जाता है। इसके बाद यामाटो याबा का पीछा करने लगती है। याबा उसे समझाता है कि वह किसी कमजोर को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उसके पिता ने सिखाया है कि कमजोर साथी उसकी प्रोग्रेस रोक सकते हैं। यामाटो तब वादा करती है कि वह स्ट्रांग बनेगी और पूछती है, अगर मैं स्ट्रांग बन गई तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? याबा मुस्कुराकर कहता है, हाँ। वापस वर्तमान में साइका को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन यामाटो कहती है कि यह सब सच्चाई है और उसे अब हार मान लेनी चाहिए। साइका हार मानने से इनकार कर देती है और दोबारा यामाटो से भिड़ जाती है। यामाटो उसे बहुत बुरी तरह धो डालती है, पर साइका फिर भी हार नहीं मानती। तभी लड़ाई के बीच याबा वहां पहुंच जाता है। वो यामाटो को देखता है और तुरंत पहचान लेता है। वह उसे उस खाने वाली दुकान से जोड़ता है। तुम वही लड़की हो ना जो सोबा शॉप से ऑफर दे रही थी? ये सुनकर यामाटो हैरान रह जाती है और इसी डिस्टर्बेंस में साइका उस पर हमला करने में सफल हो जाती है। साइका याबा से पूछती है, क्या तुम सच में उसे जानते हो? याबा सबके सामने बताता है कि जब उस लड़की ने पूछा था कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा, तब उसे लगा था कि शायद वो उसे अपनी सोबा शॉप में खाने का ऑफर दे रही है, क्योंकि उसके फैमिली की दुकान है, इसलिए उसने हाँ कहा था। यह सुनकर साइका का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखती है, वो तुमसे शादी के लिए पूछ रही थी। सच्चाई जानकर यामाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन याबा उसे रोकता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुमने जिस तरह सबको हराया उससे साफ है कि तुम स्ट्रांग हो और मुझे स्ट्रांग लोग पसंद है। मुझे ताकेशी को हराने के लिए तुम्हारे जैसे साथी की जरूरत है। ये सुनते ही यामाटो का चेहरा खिल उठता है। साइका भी अब ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वो भी खुद को स्ट्रांग बनाना चाहती है ताकि शायद एक दिन याबा उसे भी नोटिस करे। रात होती है, सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। याबा का खाना लेकर यामाटो और साइका आपस में लड़ रही होती है। दोनों ही उसका ध्यान पाना चाहती है। इस सब के बीच याबा की नजरें ऊपर आसमान की ओर जाती हैं। वो ताकेशी से लड़ने के लिए उड़ने के बारे में सोचने लगता है। उसी वक्त याबा के पिता वहां पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा ऑब है जिससे वो उड़ सकता है। उस ऑब का नाम है ड्रैगन गॉड ऑब। साइका की ग्रैंडमा बताती है कि यह ऑब बेहद रहस्यमयी है और किसी के पास उसका लोकेशन नहीं है। तभी यामाटो सबको चौंकाते हुए कहती है कि उसके पास वो मैप है जो उसके पिता ने बनाया था। हालांकि उस मैप में ऑब की कई संभावित लोकेशंस हैं। याबा फैसला करता है कि वो सभी लोकेशंस की जांच करेगा और उस ऑब को हासिल करेगा। मियामोटो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। कट टू ताकेशी के स्काई कैसल में डॉक्टर कनाबो उसकी टूटी तलवार की मरम्मत कर रहा होता है। ताकेशी उसे धमकी देता है कि अगर तलवार ठीक नहीं हुई तो वह उसकी जान ले लेगा। कनाबो घबराते हुए उसे समझाता है कि तलवार जुड़ जाएगी। वह कहता है, जिस दिन स्काई कैसल पूरी तरह तैयार हो जाएगा पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से कांपेगी। ताकेशी मुस्कुराता है, लेकिन तलवार के बिना बेचैन भी है। दूसरे दिन याबा और उसके साथी ड्रैगन गॉड के ऑब को खोजने निकल पड़ते हैं। उनकी पहली मंजिल होती है एक रहस्यमयी झील। उसी वक्त ताकेशी अपने स्काई कैसल में एक नई लेजर गन इंस्टॉल करवा चुका होता है जो एक पूरे पहाड़ को उड़ा सकती है। ताकेशी की तलवार अब भी अधूरी है, इसलिए वह याबा की तलवार छीनने का प्लान बना रहा होता है। डॉक्टर कनाबो उसे समझाने की कोशिश करता है कि याबा को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन ताकेशी आत्मविश्वास से कहता है, थंडर गॉड की पावर के बिना वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बीच स्पाइडर नाम का उसका साथी रिपोर्ट देता है कि याबा और उसकी टीम ड्रैगन गॉड के ऑब को ढूंढने निकले हैं ताकि वे उड़ सके। ये सुनकर ताकेशी की आंखों में चमक आ जाती है। अब उसकी नजर उस ऑब पर भी है। चैट जीपीटी से कहानी एक रोमांचक मोड पर चल रही है, जहां याबा और उसकी टीम ड्रैगन गॉड के ऑर्ब की तलाश में निकलती है। यामोटो और साइका के बीच शुरू में तीखी लड़ाई
होती है क्योंकि यामोटो खुद को याबा की सबसे करीबी मानती है और दावा करती है कि उसने याबा की पत्नी बनने के लिए सालों तक ट्रेनिंग की है। जब सायका उसे समझाने की कोशिश करती है तब यामोटो उसे 6 साल पुरानी अपनी कहानी सुनाती है जिसमें याबा ने जंगल में उसे एक टाइगर से बचाया था। तभी से यामोटो ने याबा को हीरो मान लिया था और खुद को उसके लायक बनाने की ठान ली थी। याबा ने भी तब हाँ कह दिया था, लेकिन उसे लगा था कि यामोटो उसे शोभा यानी नूडल्स ऑफर कर रही है, न कि शादी के लिए पूछ रही थी। जब ये सच्चाई सामने आती है तो सायका गुस्से से भड़क जाती है और यामोटो दुखी होकर रोने लगती है। फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है जब याबा और उसका दल एक रहस्यमयी झील की ओर बढ़ता है ताकि ड्रैगन गॉड का ऑर्ब ढूंढा जा सके। वहाँ उन्हें एक उल्लू मिलता है जो स्नैक्स खाने के बाद उन्हें एक स्टैचू की जानकारी देता है जो पानी के नीचे है और संभवतः उसी ड्रैगन गॉड से जुड़ा है। याबा ठंडे पानी में जाने से डरता है लेकिन मियामोटो उसे लात मारकर झील में गिरा देता है। याबा को कुछ नहीं मिलता लेकिन बाद में वह फिर से प्रयास करता है और स्टैचू खोज निकालता है। उसी समय ताकेशी द्वारा पुनर्जीवित किया गया मॉन्स्टर न्यूडो वहां हमला कर देता है। न्यूडो बेहद ताकतवर है और सभी को पछाड़ देता है। याबा पर भी वह भारी पड़ता है। इसी बीच स्पाइडर भी अपनी प्लेन से हमला करता है ताकि बाकी साथी याबा की मदद न कर सके। न्यूडो और याबा के बीच कड़ी टक्कर होती है लेकिन याबा की तलवार की शक्ति असली नहीं निकलती और वह बस पानी फेंकती है। सायका और उसके साथी कजीरो और मियामोटो लड़ाई में कूद पड़ते हैं लेकिन न्यूडो उन्हें भी पीछे धकेल देता है। फिर एक अहम मोड़ आता है जब सायका कजीरो की तलवार से मदद की गुहार लगाती है लेकिन वह काम नहीं कर। जब सायका रोने लगती है और क्यों की तलवार से विनती करती है तभी तलवार उसकी बात सुन लेती है और एक्सटेंड हो जाती है। सायका झटके से न्यूडो पर वार करती है और याबा की तलवार उससे वापस ले लेती है। याबा अंततः अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके न्यूडो को हरा देता है।